हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास बनी सहेली। नमिता जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी यादों में खोई हुई थी और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पति की तस्वीर को निहारती जा रही थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी और अपने पति के साथ बीते हुए सुहाने पलों को याद कर रही थी। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती जा रही थी। पति के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बड़ा संकट सा लग रहा था। उनकी अब जीने की इच्छा भी नहीं थी। नमिता जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ, सर में भी बहुत तेज दर्द होने लगा और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा राजेश भी जल्दी ऑफिस चला गया था और नमिता जी ने अपनी बहू को कहा, सबिता बेटा जरा राजेश को फोन लगा कर दो, मेरी तबीयत खराब हो गई है। मेरे बेटे को फोन लगाकर घर बुला ले, मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। नमिता जी के इतना कहने की देरी थी कि बहू सबिता तो पहले से ही तैयार बैठी थी नमिता जी पर चिल्लाने को। माँ जी आपको तो और कुछ काम ही नहीं है सिवाय मेरे पति के खर्चे और बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है कि इतना खाना खाया करो जितना पचा सको। खाने में तो आप किसी चीज पर परहेज करती नहीं, सारा दिन जो मिलता है बस खाते ही रहती है। आपका तो मुंह चलता रहता है हर वक्त। बुढ़ापे में अपनी जबान पर जब काबू नहीं रखोगी तो उल्टियां ही करोगी ना। नमिता जी अपनी बहू सबिता की कड़वी बातें सुनकर चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गई। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था, ये कभी उल्टी होती थी तो उनके पति उन्हें नींबू पानी और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करते थे। शरबत बनाने के लिए नमिता जी ने अपनी पोती सीमा को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। सीमा ने दादी जी के लिए नींबू पानी बनाया और दादी जी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगी तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया और जैसे ही नीचे गिरा वह टूट गया। जैसे गिलास के गिरने की आवाज सबिता के कानों में सुनाई दी, सबिता दौड़ी दौड़ी रसोई घर में से आई। अब तो माँ जी की खैर नहीं थी। माँ जी क्या आप जानते भी हैं कितना महंगा गिलास था? आप तो कमाती नहीं है ना, आपको क्या पता चलेगा कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। आपको तो बस बैठे बैठे खर्चा बढ़ाना है। सबिता के एक एक बात नमिता जी के दिल को तीर की तरह चुभ रही थी। अब शाम के 5 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से नमिता जी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू के से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो खुद ही उठी और रसोई में खाना निकालने लगी। खाना निकालते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। खाना लेकर अपने कमरे तक बढ़ी ही थी कि सबिता ने रास्ते में ही उन्हें बोला, यह क्या माँ जी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको अभी कुछ खाना पच नहीं रहा? एक दिन नहीं खाइएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, पेट को भी आराम मिलेगा। सबिता की बात सुन नमिता जी बहू की तरफ देखती ही रह गई। सुबह से शाम हो गई लेकिन नमिता जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक न गया। शाम को जब उनका बेटा राजेश घर पर आया तो उसने पूछा, माँ क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? नमिता जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो राजेश बोला, मुझे बता देती अगर तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। नमिता जी कुछ बोलने को हुई तभी उनकी बहू सबिता तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। नमिता जी वही चुप हो गई। माँ तुम कुछ कह रही थी, बोलो ना, क्या बोलना चाहती थी? अपने बेटे से नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? कोई बात नहीं बेटा, बस मैं कह रही थी कि मेरी दवाई खत्म हो गई है, जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। तब राजेश कहने लगा कि माँ तुम्हारी दवाई तो मैं 1 हफ्ते पहले ही ले आया था, मैंने आपकी दवाई लाकर सबिता को दे दी थी। सबिता तुमने माँ को दवाई क्यों नहीं दी? राजेश ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। सबिता आवाज सुनकर दौड़ कर आई और बोली, जी मैं वो काम में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। माँ जी ने मुझे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह जब राजेश उठा तो उसने देखा
कि रसोई घर में माँ बर्तन धो रही है। राजेश अपने माँ को बर्तन धोते देख कहा, माँ ये क्या कर रही हो तुम? नमिता जी बोली, अरे कुछ समय बिताने के लिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। यह सुनकर राजेश चुपचाप हो गया। जब राजेश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सबिता नमिता जी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ न मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रही थी, आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गई। कितनी बार समझाया है आपको कि राजेश को ऑफिस जाने दीजिए, फिर काम शुरू कीजिएगा, थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ, तो ठीक है, आपकी आज भी खाने की छुट्टी। यह सुनकर नमिता जी बहू के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और बोली, बहू कल भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी है, मैंने सोचा सुबह उठकर जल्दी से काम खत्म कर दूंगी तो तुम मुझे खाना जल्दी दे दोगी, भूख के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी, खाने के लिए 2 रोटी दे दो। कहते हुए नमिता जी के आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सबिता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए नमिता जी को रात की पड़ी हुई बासी रोटी दे दी और उसके साथ उनके आगे चाय भी रखते हुए बोली, ये लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो आपका अंजाम सोच लीजिए। यह कहकर सबिता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। नमिता जी अपने पति की तस्वीर की तरफ देखने लगी और बोलने लगी, देख रहे राजेश के पापा, ऐसा खाना तो कोई किसी कुत्ते को भी नहीं देता होगा। उनके पति को स्वर्गवासी हुए 1 साल हो चुके थे और इन 1 साल में वही जानती है कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली है। 2 दिन से भूखी थी नमिता जी, बासी रोटियों पर भी जोरों से टूट पड़ी। अगले दिन नमिता जी अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, देखना मेरा ये चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे माँ, आपका चश्मा तो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए राजेश ने अपनी पत्नी सविता को आवाज लगाई और कहा, माँ को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। आज्ञाकारी बीवी बनते हुए सबिता ने हाँ में तो सर हिला दिया, लेकिन राजेश जैसे ही चला गया तो सबिता ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। माँ जी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज रोज कोई न कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाती हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने बेटे से कह दिया। वैसे बेटा, तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। नमिता जी डरते डरते बोली, अच्छा जी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठती हो और काम करती हो, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सारा दिन तो आप घर पर ही रहती हो और रोटियां तोड़ रही हो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन आपको मैं वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। सबिता जी की पोती सीमा अपनी माँ के मुंह से रोज रोज ये बातें सुन रही थी। वहाँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादी जी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती हो। यह सुनते ही सबिता अपनी बेटी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें ये बातें? खबरदार आज के बाद अपनी दादी जी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर नमिता जी का कलेजा तो जैसे बैठा ही जा रहा था और रोज रोज की चिंता भरी जिंदगी से नमिता जी काफी परेशान हो गई थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन केवल यही सोचकर चुप हो जाती थी कि वह अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहती। नमिता जी अब बहुत ही गहरी सोच विचार में डूब चुकी थी। क्या करूं, किसको बताऊं अपनी सारी बातें? इन सब बातों का जवाब वह ढूंढ नहीं पा रही थी। जानती थी कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब राजेश अपने ऑफिस चला गया और उसकी पोती सीमा भी अपनी स्कूल चली गई तो सबिता भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। अब तो नमिता जी बिना किसी को बताए घर से चली गई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सबिता जब वापस आई तो देखा कि नमिता जी घर पर नहीं थी। सबिता ने जब जगह जगह देख लिया, नमिता जी कहीं नहीं मिली, बिना बताए कहीं चली गई है। माँ जी, आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं। ज्यादा
मनमानी करने लगी है। सीमा भी घर पर आ गई और राजेश के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन नमिता जी का कोई अता पता नहीं था और सबिता बहुत ज्यादा डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि राजेश तो आते ही माँ जी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। अब राजेश के सवालों का क्या जवाब दूंगी, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। यह सब सोच सोच कर सबिता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर माँ जी की जिम्मेदारी तो राजेश ने उसे ही दी थी। राजेश अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था। जब राजेश घर पर होता था तो उसके सामने माँ जी का ख्याल रखने का नाटक करती थी, लेकिन राजेश को सबिता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब राजेश ऑफिस से आया तो वह माँ जी के कमरे में गया और माँ जी के न मिलने पर वह सबिता से अपने माँ जी के बारे में पूछा। कांपते हुए बोली, वह आज माँ जी पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई हैं। क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं किट्टी पार्टी में गई थी। राजेश बहुत गुस्से में लाल हो गया। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए राजेश अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। राजेश ने अपनी माँ को आस अड़ोस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि नमिता जी अपना घर छोड़कर निकल गई है तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने राजेश को उसकी पत्नी के बारे में सारी बातें बता दी और सारी पोल खोल दी कि कैसे सबिता नमिता जी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी, घर का झाड़ू पोछा भी उन्हीं से करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी जाती थी। यह सुनकर राजेश पर तो जैसे कोई पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसे वो पल याद आने लगा जब उसकी माँ उसे कुछ कहना चाहती थी, पर कहते कहते बीच में रुक जाती थी। शायद वो सबिता की वजह से चुप रहती थी। नमिता जी रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गई थी और वहीं पर ही बैठे हुए थी और लगातार राजेश अपनी माँ को खोजते हुए यह सोच रहा था कि माँ कुछ बोल नहीं पाई थी। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो अपनी पत्नी पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपनी माँ के भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए राजेश अपनी माँ की खोज में इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि माँ गांव जाने के लिए निकली होंगी और हो न हो रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगी। राजेश दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। राजेश वही प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि माँ बैठी हुई है और लगातार आंसू बहा रही है। राजेश को अपने दिल पर हजारों छुरियां चलने के बराबर दर्द महसूस हुआ। जो माँ कभी आत्मसम्मान के साथ रहा करती थी, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गई है। उन्हें उनके घर में ही खाना नहीं मिला और उनके साथ नौकरों की तरह सुलूक किया गया। राजेश दौड़कर अपने माँ के पास पहुंचा। माँ को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर नमिता जी भी अपने आप को संभाल न पाई और अपने दिल का गुब्बारा बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। माँ, मैं सब जान गया हूँ कि सबिता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, आप पर कितना अत्याचार किया है, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थी? यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सबिता ने आज तक आपको जो भी दर्द दिए हैं उसे अब एक एक जख्म का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। माँ, अब आप मेरे साथ घर चलिए। अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो नमिता जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। तुम दोनों सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर नहीं जाऊंगी। राजेश किसी तरह अपनी माँ को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आते ही सबिता को देखकर राजेश का खून खौल उठा, परंतु राजेश ने सबिता से कोई सवाल नहीं किया, उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसने उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज यह नजारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर राजेश को रोकना सही नहीं समझा। किसी ने भी राजेश को नहीं रोका। राजेश का गुस्सा देखकर सबिता के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह अब सबिता को नहीं छोड़ने वाला।
यह साफ साफ नजर आ रहा था। मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपनी माँ को तेरे हवाले छोड़ा था, पर तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरी माँ घर पर रहकर बहुत खुश है, लेकिन तुम तो उनका जीना मुश्किल कर दिया है और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का हमेशा नाटक करती रहती थी। जितना दुख तुमने मेरी माँ को दिया है उसे मैं तुझे वापस जरूर दूंगा। तुम इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। राजेश ने तुरंत सविता के मायके में फोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आप आ जाइए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी सीमा मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। राजेश का ऐसा रूप देखकर सविता तो जैसे हक्की बक्की रह गई। नमिता जी बोली, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए और तुम पति पत्नी ही नहीं माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। राजेश बेटा तुम मुझे वृद्धाश्रम में भेज दो, मैं वहाँ खुशी खुशी रह लूंगी। नहीं माँ, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह ये औरत होगी। मुझे अपनी माँ की जरूरत है, उसे अपनी सास की जरूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। ऐसा कहकर राजेश सविता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिया। सविता अब जोर जोर से रोते हुए नमिता जी के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। माँ जी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि पापा जी के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करती हूँ। आज मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नमिता जी से अपने किए कर्मों की माफी मांग रही थी, जिसके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। नमिता जी बोली, राजेश मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहती। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं तुझे माफ कर दिया है। देखा सविता, मेरी माँ का कितना बड़ा दिल है। तूने इन पर कितने जुल्म उठाए, फिर भी उन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से सविता के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सविता नमिता जी के कमरे में आई और बोली, माँ जी आपकी चाय रखकर सविता ने अपने माँ जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिए। आज नमिता जी अपने पति की तस्वीर के सामने सुकून से बैठी थी और खूब सेवा करवा रही थी। तभी थोड़ी देर में सविता नमिता जी के पास आई और बोली, माँ जी चलिए आज हम लोग पास के मंदिर में संध्या पूजा के लिए चलते हैं। ये देख नमिता जी को बहुत खुशी हुई और अपनी बहू के साथ संध्या पूजा के लिए चली गई। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और नमिता जी देखते ही देखते सविता की सास से सहेली बन गई। अब जहाँ भी सविता जाती अपनी सास को साथ लेकर जाती। उनको लेकर पार्लर भी गई और उनकी काया पलट कर दी। फिर अपने साथ अपनी किट्टी पार्टी में भी ले गई। जैसे ही सविता नमिता जी को ले अपनी किट्टी पार्टी में गई, तभी उसकी सारी फ्रेंड्स उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ये क्या सविता, हम जवानों की पार्टी में बुढ़ी अम्मा को क्यों लाई हो? ये हमारी किट्टी पार्टी है, इनको लाकर तुमने तो मजा ही किरकिरा कर दिया। तभी सविता ने अपने सभी फ्रेंड्स को समझाते हुए कहा, नहीं यार, इन्हें भी अपनी सहेली समझो। बूढ़ी है तो क्या हुआ, पार्टी करने का इनको भी हक है। क्यों बोलती हो? तुम सब भी तो कभी न कभी बूढ़े होगी। अगर तुम सबको इनसे समस्या है तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे इस सो कॉल्ड किट्टी से, फिर कभी मुझे मत बुलाना। चलिए माँ जी, बोल सविता अपनी सास का हाथ पकड़ निकलने लगी। तभी उसकी एक फ्रेंड ने कहा, अच्छा सविता रुक जाओ, हमें कोई समस्या नहीं है, हम सब तुम्हारे इतने पुराने दोस्त हैं, इस तरह दोस्ती मत तोड़ो। चलो यार पार्टी शुरू करते हैं। सभी थोड़ी देर बैठने के बाद ड्रिंक्स और स्नैक्स ले सविता से कहते हैं, चलो सभी डांस करते हैं। पहले तो सविता मना करती है, फिर नमिता जी के बोलने पर चली जाती है। साथ में नमिता जी को भी कहती है कि माँ जी आप भी चलिए डांस करने। नहीं नहीं बेटा तुम जाओ। सविता की एक फ्रेंड टोंट मारते हुए कहती है, कमन सभी ये क्या डांस करेंगी, इन्हें यहीं बैठे रहने दो। फिर
फिर भी सविता जीत कर नमिता जी को अपने साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर ले जाती है। जैसे ही गाना शुरू होता है, सविता की सारी फ्रेंड नमिता जी को नीचा दिखाने के लिए कोई अपनी ओर खींचती है तो कोई दूसरी ओर, कोई कमर के पास से धक्का देता है तो कोई कंधे के पास, कोई हाथ पकड़कर गोल गोल घुमा देती है तो कोई उनकी सारे की पल्लू पकड़ नाचती है। नमिता जी को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वह वापस अपने जगह पर आकर बैठ जाती है। सविता ये सब देखते हुए भी अनजान बनती है। तभी सविता नमिता जी के पास आकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, कोई समस्या है क्या? नमिता जी को लगता है कि उनकी बहू ने कुछ नहीं देखा जो उसकी सहेलियों ने उनके साथ बदतमीजी की है। बहू की सहेलियों से अनबन न हो जाए, ऐसा सोचते हुए नमिता जी बोली, कुछ नहीं बहू, बस थक गई हो, तुम जाओ एंजॉय करो। और सविता अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लिए डांस करने चली जाती है। दरअसल सविता नमिता जी को उस दिन घर से बिना बताए जाने और उनके कारण राजेश से पड़ी डांट और थप्पड़ का बदला लेने के लिए उनका दिल जीत उनको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही थी। मुंह पर राम, बगल में छुरा का काम कर रही थी। बेचारी नमिता जी समझ भी नहीं पाई कि उनकी बहू उनके साथ अच्छा बनने का नाटक करती है। आए दिन इसी तरह नमिता जी को परेशान करने लगी थी। भोली भाली नमिता जी सविता की चाल समझ नहीं पाई, पर एक दिन राजेश ऑफिस से आया और सविता के हाथों में एक पेपर दिया। सविता ने पूछा, ये क्या है? राजेश ने कहा, ये माँ की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या है इसमें? सविता ने जब पेपर खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेपर हाथ में लिए अपनी सासू माँ के पैरों में जा गिरी और रोते हुए बोलने लगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आपने ये घर मेरे नाम कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए। सही मायने में आज सविता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस सास को मैं इतना परेशान करती रही, वो अपना सब कुछ मेरे नाम कर दी। आज उसकी आंखों में अपने किए का पछतावा था। अब दोनों सास बहू बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। आज नमिता जी के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो गई थी। उनके पति के मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सुकून के साथ रह पा रही थी और यही दुआ कर रही थी कि भगवान हर माता पिता को मेरे बेटे जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।